कहानी की शुरुआत होती है रॉय से, एक बहादुर सैनिक जिसने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन अब वो किसी जंग में नहीं बल्कि वक्त के एक बेहिसाब चक्र में फंसा हुआ है। वो एक ऐसे टाइम लूप में जी रहा है जहां हर सुबह वही होती है, वही 7 बजे की नींद, वही कातिल और वही मौत। उसकी जिंदगी एक ऐसी जंग बन गई है जिसमें दुश्मन हर बार नया होता है, लेकिन अंजाम हमेशा एक सा। हर सुबह उसकी आंख खुलती है और ठीक उसी पल एक कातिल उसके कमरे में घुस आता है। रॉय को अब ये सब रटा रटाया सा लगने लगा है, जैसे स्क्रिप्ट पहले से लिखी हो, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, ये उसकी हकीकत है। जैसे ही वो उस कातिल से बचता है, बाहर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है, गोलियों की बौछार होती है, लेकिन रॉय जानता है कि कब झुकना है, कब दौड़ना है। वो खिड़की से छलांग लगाकर एक ट्रक पर गिरता है, सब पहले किया हुआ है, बार बार, हर दिन। लेकिन जितना वो भागता है उतने ही नए दुश्मन सामने आते जाते हैं। 2 रहस्यमयी लड़कियां उसकी कार के पीछे पड़ जाती हैं और पीछा करते करते अंत में उसे मार देती हैं। और फिर सब कुछ फिर से शुरू, वही अलार्म, वही 7 बजे की सुबह, वही डर। वक्त के इस बेदर्द चक्र में बार बार मरने के बाद रॉय सीख जाता है कि इन लड़कियों से कैसे बचा जाए। पर खेल यहीं खत्म नहीं होता। आगे एक तलवारबाज उसका इंतजार कर रही होती है, जिसकी आंखों में मौत की चमक होती है। फिर एक और कातिल जो रोज उसे बम से उड़ाने की कोशिश करता है, और अगर वो इन सबसे बच जाए तो एक और होता है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है और उसका इरादा साफ है, रॉय को खत्म करना। फिर आते हैं 2 जर्मन सैनिक बंदूकों से लैस बुलेट्स की बारिश करते हुए, और अगर रॉय उनकी गोलियों से खुद को बचा भी ले तो एक चेहरा उसके सामने आता है, उसकी ही शक्ल, उसकी ही चाल, जैसे कोई परछाई। हम उसे रॉय नंबर 2 कहते हैं। रॉय को हर रोज मरना ही है, कोई न कोई उसे खत्म कर देता है। हर कोशिश, हर बचाव, हर लड़ाई बस कुछ देर की मोहलत देती है, लेकिन राहत नहीं। और इसी बेमुकाम दिनचर्या में एक नाम धीरे धीरे उसकी सांसों में गूंजने लगता है, उसकी पत्नी। उसका एकमात्र सुकून, एकमात्र उम्मीद। वही जानती है इस टाइम लूप के बारे में, वही उसके दुख और डर को समझ सकती है। एक दिन वो उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल उठाता है उसका बॉस और ठंडे लहजे में कहता है उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अब नहीं रही। वो लम्हा जैसे उसकी रूह को चीर गया हो। हर रोज वो उसी होटल में पहुंचता है जहां एक लड़की बैठी रहती है, वही जिसे वो दूर से देखता है, पसंद करता है, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाता। एक लड़का है जो हमेशा उसे सही राह दिखाने की कोशिश करता है, समझाता है कि जिंदगी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है, कि बुराई से लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम खुद बुरे बन जाएं। लेकिन रॉय की नजर सिर्फ उस लड़की पर टिकी रहती है, वो लड़के की बातों को नजरअंदाज करता है। और फिर बजते हैं 12:48। होटल की दीवारों से चीखें टकराती हैं, कई लोग उसे मारने आते हैं। वो भागता है, छुपता है, लेकिन उसके जहन में अब भी गूंजती रहती हैं वो पुरानी यादें, वो दिन जब वक्त लूप नहीं हुआ करता था, जब उसकी बीवी जिंदा थी और प्यार बस एक कॉल की दूरी पर था। अब वो समझ चुका है ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उसकी पत्नी किसी मिशन पर थी, कुछ ऐसा कर रही थी जो वक्त की इस साजिश से जुड़ा है। शायद उसी मिशन का हिस्सा है ये टाइम लूप, और शायद उसी में छुपा है इसका जवाब। रॉय को उसकी पत्नी एक दिन अचानक अपने सीक्रेट लैब में बुलाती है। जैसे ही वो अंदर आता है, थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, कोई बात है क्या? वो उसकी आंखों में देखती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है, हमारी कंपनी नए लोगों को हायर कर रही है, मैंने सोचा तुम्हें भी एक मौका दे दूं। उसके लहजे में प्यार भी था और कहीं न कहीं एक छिपी हुई मंशा भी। इतना कहने के बाद वो अचानक प्रोफेशनल मोड में आ जाती है और रॉय के शरीर का माप लेना शुरू कर देती है, उसके बाल, खून के सैंपल्स तक लेती है। रॉय थोड़ा परेशान भी होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। दूसरी तरफ लैब के बाहर उसके बॉस और एक साथी मॉनिटर के जरिए उन्हें चुपचाप देख रहे होते हैं, जैसे उन्हें किसी साजिश का शक हो। लैब के अंदर एक विशाल मशीन रखी होती है, कुछ ऐसा जो किसी टाइम मशीन या एनर्जी डिवाइस जैसा दिखता है। रॉय हैरान होकर पूछता है, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या तुम इसी पर काम कर रही हो? उसकी पत्नी धीरे से सिर हिलाती है और बताती है, ये एक टाइम अल्टरिंग डिवाइस है, अगर इसे ठीक से इस्तेमाल न किया गया तो ये सब कुछ तबाह कर सकता है, जाने जा सकती हैं। उसी वक्त हमें पता चलता है कि रॉय और उसकी पत्नी का एक बेटा भी है, जिसे वो रॉय से छुपाकर अकेले पाल रही है। माहौल भारी हो चुका होता है। तभी उसके बॉस का साथी अंदर आता है और उसकी पत्नी से कहता है, पता है वो तुम्हारा पति है, लेकिन वो इस लैब का हिस्सा नहीं है, बाहरी लोगों को यहाँ लाने की अनुमति नहीं है। उसकी पत्नी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे उससे एक जरूरी बात करनी थी। वो आदमी कहता है, मैं बॉस से बात करूंगा। जैसे ही रॉय वहां से जाने लगता है, उसकी पत्नी उसे रोकती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट रखा है, प्लीज इसे खोलना। और एक शब्द है ओसाइरिस, इसे याद रखना, ये तुम्हारे लिए जरूरी हो सकता है। जैसे ही रॉय चला जाता है, बॉस अपने साथी से कहता है, अब इसे खत्म करो, हमें कुछ लोगों की मदद से इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना ये सब बाहर बता देगा। हमारे मिशन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बॉस फिर अपनी टीम मेंबर यानी रॉय की पत्नी को कॉल करता है और गुस्से में चिल्लाता है, जब तुम्हें पता था कि बाहरी लोगों को लैब में लाना मना है, तो तुमने ये कैसे किया? अब इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
उधर रात के वक्त रॉय एक बार में बैठा होता है जब एक लड़की आती है जो एक डेंटिस्ट होती है। दोनों में हल्की सी बातचीत होती है और वो दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही वो लड़की जाती है, रॉय की पत्नी का कॉल आता है। वो कहती है, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तभी उसके बॉस द्वारा भेजा गया आदमी वायर काट देता है और कॉल कट जाती है। वो लड़की यानी उसकी पत्नी फौरन रॉय के बाल और खून के सैंपल मशीन पर लगाने की कोशिश करती है। तभी बॉस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और अपने आदमी को भेजता है उसे रोकने के लिए। दूसरी तरफ रॉय कहीं अकेला बैठा होता है और अपने बीते पलों को याद करता है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं जब उसे अपनी पत्नी का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है। वो उस पैकेट को खोलता है। अंदर एक पर्ची होती है जिस पर बस एक ही शब्द लिखा होता है, ओसाइरिस। तभी अचानक आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। उसे मारने के लिए टीम भेजी गई होती है, लेकिन रॉय जैसे हमेशा बच निकलता था वैसे ही इस बार भी उन सबको चकमा देकर भाग निकलता है। बाद में वो एक लाइब्रेरी में जाता है और वहां बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसे लगता है जैसे किताब की कहानी किसी तरह उसके मिशन से जुड़ी है और वो सोचने लगता है, क्या यही कहानी मेरी मदद कर सकती है। बाद में अपने बेटे को देखकर वो उसे बात करने के लिए दौड़ने लगता है। फिर वहां सभी स्क्रीन्स में खराबी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन रॉय इसे नहीं देखता और अपने बेटे के पीछे चल पड़ता है और उससे पूछता है, बेटा तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाद में वो अपने बेटे को लेकर बाहर आने लगता है। फिर वो समय देखता है और समय 12:50 हो रहा होता है। वो सोचता है कि कातिल हर दिन 12:48 पर मुझसे मिलने आते हैं। अब 12:50 हो गया है और उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था और मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने मेरे शरीर में मुझे ट्रैक करने के लिए एक छोटी डिवाइस लगाई है और वे थोड़ी देर बाद आएंगे और मुझे मार डालेंगे। इसी सोच में हत्यारे आते हैं और उसे मार देते हैं। फिर दिन फिर से शुरू होता है और वो अपने होटल के दोस्त के पास जाता है। वो उसे समझाता है और रॉय उसे बताता है कि मुझे लगता है कि किसी ने मेरे शरीर में एक डिवाइस लगा दी है मुझे ढूंढने के लिए, और क्या तुम इसके बारे में जानते हो, और बताओ ये मेरे शरीर के किस हिस्से में लगा है। वो रॉय को बताता है कि उसे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये जरूर दांतों में ही लगाया जाता है। बाद में रॉय अतीत को याद करने लगता है। जब रॉय ने डेंटिस्ट लड़की से मिला था उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वो बेहोश हो गया और उसने उसके दांतों में वो डिवाइस लगा दी जब वो बेहोश था। ये सब उसकी पत्नी के बॉस के कहने पर किया गया था। डेंटिस्ट ने रॉय के दांतों में वो डिवाइस लगाई थी। अगर वो एक किलर से बच गया तो दूसरा उसे मार देगा। ये जानकर उसने तुरंत अपने दांतों से वो डिवाइस निकाल दी। बाद में रॉय 2 आया और उसे मार दिया। अगले दिन रॉय उठता है। जाहिर है ये एक नई सुबह थी। उसके मुंह में वो डिवाइस है जिसे वो निकालता है। वही डेंटिस्ट भी वहां थी और वो उससे पूछती है कि उसने ये करने के लिए उसे किसने कहा। वो आखिरकार उसे बताती है कि उसकी पत्नी का बॉस उसे भेजा है। रॉय इस उपकरण से हत्यारों को मारता रहता है। वो एक हत्यारे का फोन जब्त करता है और अपनी पत्नी के बॉस का नंबर डायल करता है। वो कहता है, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला है और मैं तुमसे बदला लेने आ रहा हूँ। वो बॉस के लैब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सुरक्षा उसे मार देती है। एक दिन अंततः वो सबको मारकर अंदर जाता है, लेकिन तलवार चलाने वाली उसके सामने आ जाती है और वो हर बार उससे मरता रहता है। बाद में उसकी पत्नी का बॉस उससे बात करता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का मिशन बॉस की प्रयोगशाला में चल रहा है। असल में इस मिशन का नाम ओसिरिस है और उसने उसे इस बारे में बताने के लिए एक किताब उपहार में दी है, क्योंकि वो सीधे तौर पर उसे इसके बारे में नहीं बता सकती। उसने ये भी बताया कि इससे दुनिया को नष्ट किया जा सकता है। असल में उसका बॉस इस मिशन के जरिए समय में बदलाव लाना चाहता है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। अपने बॉस को रोकने के लिए उसने रॉय को एक टाइम लूप में फंसा दिया और मिशन में एक दोष पैदा कर दिया। रॉय उस लड़की के पास जाता है जो वो होटल में देखता रहता है। वो भी एक चालाक तलवारबाज थी। रॉय उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है। बाद में वो मान जाती है और रॉय को अच्छी तलवारबाजी सिखाती है। इस बार रॉय बंदूक के बजाय तलवारें लेकर लैब जाता है। आखिरकार वो उस तलवारबाज को मार देता जो काफी समय से उसकी राह रोक रही थी। फिर वो अपने बॉस को मारने जाता है और उसका बॉस उसे बताता है, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। अपने बेटे को बचाने के लिए रॉय सीधे उस जगह जाता है जहां उसका बेटा उससे मिला था, लेकिन वो देर से पहुंचा और उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मशीन की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी और फिर एक तेज धमाका हुआ। हर तरफ धूल और आग का मंजर फैल गया। उस धमाके की चपेट में रॉय समेत कई लोग मारे गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह रॉय की आंखें फिर से खुलती हैं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो बिस्तर से उठकर कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मैंने सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं बदला, वो खुद से बड़बड़ाया। हर बार की तरह वो फिर से उसी मोड़ पर मारा गया था, पर इस बार
उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया इस बार कुछ बदलेगा, इसलिए वो हर बार अपने बेटे के साथ थोड़ा और वक्त बिताने लगा। पार्क में खेलना, कहानियां सुनाना, छोटे छोटे पलों को जीना जैसे हर दिन आखिरी हो। लेकिन बेटे को ये नहीं पता था कि वो उसका बाप है। रॉय बस इतना कहता, मैं तेरा दोस्त हूं। एक दिन बेटे ने कहा, मैंने आज मम्मा से बात की। रॉय जैसे सन्न रह गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मतलब वो अब भी जिंदा है? सच जानने की तड़प उसे दोबारा लैब तक खींच लाई। इस बार वो शांत नहीं था। बॉस के आदमी से भिड़ गया। उसे पीटते हुए चीखा, मेरी बीवी कहाँ है? वो डर के मारे सब कुछ उगल देता है। उसने मशीन में गड़बड़ी डाल दी थी ताकि मिशन फेल हो जाए, इसलिए बॉस ने उसे मरवा दिया। ठीक 7:14 पर रॉय समझ गया कि अब सिर्फ एक मौका है। वो खुद को कुर्बान कर देता है ताकि सुबह 7 बजे फिर से जिंदा हो सके। अब उसके पास सिर्फ 14 मिनट है अपनी पत्नी को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर जैसे ही उसे लेने आता है, रॉय बिना वक्त गवाए उसमें कूद पड़ता है। लैब पहुंचते ही जैसे आग उगलती हो, एक एक करके सभी दुश्मनों को मार गिराता है। उसका एक ही मकसद है, 7:14 से पहले अपनी पत्नी तक पहुंचना। अंत में जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, वो उसकी आंखों में देखती है, आंसुओं से भरी हुई आंखें, और कांपती हुई आवाज में कहती है, रॉय, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे तुम्हें टाइम लूप में फंसाना पड़ा, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि मेरे हर मूव पर नजर रखी जा रही थी। मैंने तुम्हारे ब्लड और हेयर सैंपल मशीन में फीड कर दिए हैं ताकि सही वक्त पर तुम मिशन को कंट्रोल कर सको। अगर तुम उस मिशन में चले जाओगे तो समय खुद को रीसेट कर देगा। तुम फ्री हो जाओगे टाइम लूप से, इस सब से। रॉय उसकी आंखों में देखता है। दोनों की निगाहें मिलती हैं। वो पल जैसे ठहर जाता है। मैं हमेशा चाहता था कि तुम अच्छा इंसान बनो, उसकी पत्नी कहती है। रॉय बस मुस्कुराता है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। और फिर वो उसे अलविदा कहता है। अब कोई रोक नहीं सकता उसे। वो उस मिशन की तरफ बढ़ता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और जहां से अब सब कुछ खत्म होगा। और इसी के साथ फिल्म का पर्दा धीरे धीरे काला पड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही शानदार सस्पेंसफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रॉय की ये टाइम लूप वाली जर्नी कैसी लगी। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ। सब्सक्राइब करो ताकि अगला लूप मिस न हो जाए।